अब हमारा जो टॉपिक आ जाता है संधारित्रों का संयोजन। तो इसमें हम देखेंगे कि हम संधारित्र को, कैपेसिटर को कैसे संयोजित कर सकते हैं। तो प्रतिरोधकों की भांति ही संधारित्रों को भी आवश्यकतानुसार क्रमों में संयोजित किया जा सकता है। जैसे आपको प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे संयोजित किया जाता है, वो तरीके बताए गए थे। तो इसी प्रकार से संधारित्रों का भी संयोजन हो सकता है और किया भी जाता है आवश्यकतानुसार। तो इसमें देखिएगा समांतर क्रम में संयोजन होता है। कैसे होता है? तो संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन मतलब कनेक्शन इन पैरेलल ऑर्डर। और समांतर क्रम में संयोजन और सीरीज क्रम में मतलब श्रेणी क्रम में संयोजन आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण तरीका होगा कि यहाँ पे आपको 3 कैपेसिटर देख रहे हैं, 1, 2, 3। तो आप देखिए तीनों का एक सिरा पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है और तीनों संधारित्रों का दूसरा सिरा नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है। अब संधारित्र है तो संधारित्र में एक प्लेट पॉजिटिव होगा, एक प्लेट नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ दिया गया बैटरी के और तीनों संधारित्रों के नेगेटिव प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसको हम समांतर संयोजन बोलेंगे अर्थात पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। एक बार फिर से आप रिपीट कर दे रहा हूँ कि संधारित्र है तो इसमें 2 प्लेट होती हैं, एक प्लेट पॉजिटिव होगी, एक प्लेट नेगेटिव होगी, अर्थात एक पे धनावेश होगा, एक पे ऋणावेश होगा। तो इसी प्रकार से अगर 3 संधारित्र ले गए हैं तो तीनों पे यही हाल होगा, एक प्लेट पॉजिटिव होगी, दूसरी प्लेट नेगेटिव होगी। और बैटरी से अगर इनको जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब बैटरी में भी एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो अगर 3 संधारित्रों को जोड़ा जा रहा है और तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और तीनों संधारित्रों के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है इसी को हम समांतर संयोजन बोलते हैं। अब क्योंकि इस क्रम में सभी संधारित्र एक ही स्रोत वोल्टता से जुड़े होते हैं, अतः इनके द्वारा जो एकत्रित कुल आवेश होगा वो QR बराबर हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूँकि समांतर संयोजन में जो सभी संधारित्र हैं एक ही स्रोत अर्थात एक ही वोल्टता से, एक ही विभवांतर से जुड़े हुए हैं, तो इनके द्वारा जो एकत्रित आवेश होगा वो Q1 + Q2 + Q3 के बराबर हो जाएगा। मतलब जो नेट आवेश होगा वो Q1 + Q2 + Q3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि Q जो रिजल्टेंट होगा वो C × V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज Q बराबर क्या होता है C × V मतलब धारिता गुणे वोल्टेज। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा CB और यहाँ पे क्या हो जाएगा C1V, C2V, C3V। तो यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा तो CR बराबर क्या हो जाएगा, मतलब जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा इस संयोजन का, समांतर संयोजन का जो परिणामी अर्थात जिसको हम समतुल्य कैपेसिटेंस कह सकते हैं, समतुल्य संधारित्र आएगा, वो CR बराबर हो जाएगा C1 + C2 + C3। इसी तरीके से अगर आगे भी संयोजन होगा तो उसको भी इसमें जोड़ देंगे। तो अगर समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकाल सकते हैं? सबके संधारित्र को आप जोड़ लीजिए। जैसे अगर ये 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, तो 2 + 2 + 2 टोटल कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब समांतर क्रम में अगर 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड के 3 अगर जुड़े हैं तो 2 को हम 3 बार जोड़ देंगे। अगर 2 + 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 6। तो समतुल्य जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 6 माइक्रोफैरड के बराबर होगा। अर्थात 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को आप लगा करके 6 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के बराबर चार्जेस स्टोर करा सकते हैं। अब इसी का जो है अगला है कि श्रेणी क्रम में संयोजन। तो देखिए क्योंकि इस क्रम में जो स्रोत वोल्टता संधारित्रों के धारकत्व मान के अनुसार वितरित हो जाती है, अतः VR जो होगा मतलब जो वोल्टेज होगा वो V1 + V2 + V3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से VR बराबर क्या हो जाएगा Q/CR। तो यहाँ से VR बराबर क्या हो जाएगा Q/CR। तो यहाँ से V1 बराबर क्या हो जाएगा Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। तो यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1/CR बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, तो इनका जो समतुल्य कैपेसिटेंस अगर निकाला जाएगा तो इस फार्मूले से निकाला जाएगा 1/CR। मतलब जो CR है आपका समतुल्य कैपेसिटेंस को बता रहा है, तो ये किसके समांतर होगा, किसके बराबर होगा
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर होगा। यहाँ से आपको एक तरीका ये भी मिल रहा है कि अगर आपको कैलकुलेशन के लिए बताया जाए कि संधारित्र अगर सीरीज में लगे हैं तो उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, अगर संधारित्र सीरीज में लगे हैं तो उनको जैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता था तो यहाँ पे इनको सीरीज में वैसे ही जोड़ा जाएगा। अर्थात 2 माइक्रोफैरड के दो अगर लगे हुए हैं संधारित्र सीरीज में तो उनका समतुल्य कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब जो हमारा अगला इसमें पॉइंट है वो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक सेल की परिभाषा क्या हो जाएगी कि रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करके संग्रहित करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। सेल के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि जो टार्च में जो सेल प्रयोग होता है, जो बैटरी होती है उसमें, तो ये सब सेल हैं और इनका जो है रासायनिक क्रियाओं, जो इनमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको आप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो सबसे पहली इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है कि सेल को तो आप समझ गए, लेकिन सेलों के संयोजन से हमें लाभ क्या होगा और हम किस प्रकार से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो देखिए, सेलों का जो संयोजन होगा वो भी 2 प्रकार से हो सकता है। पहला, सेलों का संयोजन में आपका उद्देश्य क्या है, मतलब आपका टारगेट क्या है। तो अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर 3 सेल हैं, अगर आप उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो इससे आपको जो है अधिक विद्युत वाहक बल मिलेगा। अर्थात अगर आप 2 वोल्ट के 3 सेल अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो आपको जो टोटल 6 वोल्ट के बैटरी के बराबर आपको जो है वोल्टेज मिलेगा इससे। तो ये आपने देखा कि अगर सेलों, आपके पास 3 सेल थे कम वोल्टेज वाले, आप उनसे अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, आपको सीरीज में जोड़ना चाहिए। और सीरीज में जोड़ने से आपको क्या होगा, अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा। अर्थात 2 वोल्ट कि अगर 3 सेल जोड़े तो आपको जो विद्युत वाहक बल मिला वो 6 वोल्ट के बराबर मिलेगा। तो कुल विद्युत वाहक बल का जो सूत्र हो जाएगा, टोटल EMF का जो सूत्र हो जाएगा N/E। अर्थात अगर 4 अगर आप सेल जोड़ते हैं तो एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे तो आपको जो उसका टोटल विद्युत वाहक बल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल विद्युत वाहक बल निकालने का N/E, मतलब जितने नंबर ऑफ सेल हैं और एक सेल का कितना विद्युत वाहक बल है। अर्थात अगर 5 सेल अगर जोड़े गए हैं सीरीज में और एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तो टोटल आपको जो विद्युत EMF मिलेगा वो 10 वोल्ट के बराबर मिलेगा अगर आपने उनको सीरीज में जोड़ा है। अब बात ये आती है कि अगर सेलों को आप सीरीज में जोड़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो टोटल अगर आप 5 सेल जोड़ रहे हैं तो उनका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका N/R के बराबर हो जाएगा। अगर एक सेल का प्रतिरोध मान लीजिए कि 0.5 ओम है, तो अगर 5 सेल जोड़े गए हैं और सबका जो है 0.5 ओम है तो उसमें 0.5 में 0.5 ओम है एक सेल का प्रतिरोध इंटरनल, और 5 सेल जोड़ा है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0.5 गुणे 5 मतलब 2.5 ओम के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको हमने बता दिया कि अगर सेलों का संयोजन सीरीज में हो रहा है अर्थात श्रेणी में हो रहा है और एक सेल का आपको विद्युत वाहक बल पता है और आपको जो है ये भी पता है कि आपने कितने सेल जोड़े हैं, तो आप एक ही साथ में ये बता सकते हैं कि आपको इस संयोजन से जो टोटल EMF मिलेगा वो कितने के बराबर होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने के लिए आप योग्य होंगे कि अगर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर कुछ है और आपने N सेलों को जोड़ा है तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको हम RT से अगर प्रदर्शित करें तो ये N/R के बराबर हो जाएगा।
अब अगर तीसरा पॉइंट इसमें जो सेलों के संयोजन में है, हमने अगर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो आपको 2 पॉइंट हमने बता दिया कि टोटल ईएमएफ कितना मिलेगा सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, और टोटल आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये भी बता दिया गया। अब आपको ये बता दिया जाता है कि अगर इस प्रकार से सेलों को जोड़ा जाता है तो टोटल जो करंट होगी वो कितनी होगी। तो आई बराबर हो जाएगा N इंटू ई बटे में N इंटू आर प्लस आर। तो ये आपको 3 फार्मूले याद रखने चाहिए कि अगर सीरीज में जुड़े हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले बन जाते हैं कि उनका टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा और उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, और इस प्रकार के संयोजन से जो टोटल करंट मिलेगी वो कितने के बराबर होगी। अब अगला जो टॉपिक है इसमें कि समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन में क्या होता है कि अधिक मान की विद्युत धारा या अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ से अगर आपने समांतर संयोजन का परिभाषा देखा ध्यान से तो आप एक ही साथ में 2 चीज़ों को क्लियर कट अंतर बताने के लिए योग्य हो जाएंगे। जैसे पहला कि सेलों को श्रेणी क्रम जोड़ने से क्या लाभ होता है, तो आप बताएंगे कि टोटल जो ईएमएफ हमें ज़्यादा विद्युत वाहक बल मिलेगा, और समांतर क्रम के संयोजन से क्या होगा तो टोटल करंट हमें ज़्यादा मिलेगी। तो अधिक मान की विद्युत धारा या अधिक समय तक विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। और आपको नीचे जो है डायग्राम दिखाया गया है कि सेलों को अगर समांतर क्रम में संयोजित कर रहे हैं तो एक मान लीजिए 5 इस प्रकार से सेल जोड़े जा रहे हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो ET के बराबर हो जाएगा, और जो कुल प्रतिरोध होगा अगर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर R है और आपने N सेलों को समांतर में जोड़ा है तो जो टोटल जो है प्रतिरोध हो जाएगा आंतरिक, वो अगर हम उसको RT से प्रदर्शित करें तो R/N के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 10 सेलों को जोड़ा है और हर एक सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध अगर 10 ओम है, तो इस प्रकार के संयोजन में जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 10/10 अर्थात 1 ओम के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला आपको क्या बता रहा है कि जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा सेलों का समांतर क्रम के संयोजन में, वो एक सेल के रेजिस्टेंस बटे में कितना सेल जोड़ रहे हैं उसको भाग देने से आता है। अर्थात एक सेल का रेजिस्टेंस 10 ओम और आपने कितने सेल जोड़ा है, 10 सेल जोड़ा है, तो 10/10 अगर हम करेंगे तो हमें उस सेलों के संयोजन का इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। और कुल विद्युत धारा जो होगी आई वो कितनी होगी, E/R/N प्लस R। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे कि R का मान और कम हो जाता है, तो इससे क्या होगा E का मान जो है अर्थात I का मान बढ़ जाएगा, तो करंट क्या हमें मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इस वीडियो क्लासेस में आगे कंटिन्यू करेंगे, और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।